नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि कैसे आप आपके डोमेस्टिक बिजनेस को एक इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं और आप एक बहुत अच्छी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो कारपेट बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग लॉन्च करी है आप लोगों के लिए, जो 7 से 8 दिन की चलती है और इसमें आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करेंगे, जेन्युइन बायर जो है वो कैसे मिलेगा और FOB, CIF जो भी पेमेंट और शिपिंग टर्म्स और पेमेंट टर्म्स सबको हम इसमें कवर करते हैं। तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आपकी सीट बुक करा सकते हैं। हमारे वीकली बैचेज होते हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कारपेट के एक्सपोर्ट के बारे में। तो कारपेट का एक्सपोर्ट काफी टाइम से इंडिया से हो रहा है और धीरे धीरे इंडिया कारपेट के एक्सपोर्ट में टॉप पे आ रहा है। देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों से लगातार एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कारपेट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इंडिया की ग्रोथ हुई है और ऑलमोस्ट आप देखें कि इंडिया हैंडमेड कारपेट में टॉप पर बना हुआ है। इंडिया से सबसे ज्यादा हैंडमेड कारपेट बनाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे इंडिया में जो 70% जो कारपेट बनता है वो मोस्टली एक्सपोर्ट ही होता है। 20-30% कारपेट ही हमारे यहाँ हमारे लोकल घरों में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि इंडिया से जो कारपेट एक्सपोर्ट होता है तो वो किन किन कंट्रीज में होता है। दोस्तों, इंडिया से जो कारपेट एक्सपोर्ट होता है वो आपका USA होता है, UK में अच्छा एक्सपोर्ट होता है, गल्फ कंट्रीज में अच्छा एक्सपोर्ट होता है। तो आप इन कंट्रीज को टारगेट करके वहां पे आप आराम से आपकी सेल को बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कारपेट की काफी सारी वेराइटीज होती है, काफी सारे टाइप्स होते हैं। अगर आपको कंप्लीटली जानकारी चाहिए कारपेट के किस किस टाइप के कारपेट होते हैं और क्या डिजाइन होती है, तो उसके लिए आप जो है कारपेट प्रमोशन काउंसिल्स की जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं और वहां पे आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी कारपेट की किस तरीके के डिजाइन के कारपेट बनते हैं, क्या टाइप्स होता है कारपेट का, किस तरीके से बनाया जाता है इसको, उसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी वहां दी गई है। पास्ट में देखा जाए तो कारपेट जब इंडिया में आया तो 16वीं सेंचुरी में इंडिया में कारपेट का बिजनेस शुरू हुआ और कारपेट पहली बार ही जब यहाँ पर्शियन कारीगरों को लाया गया और उन्होंने यहाँ पे कारपेट बनाना शुरू किया, तब से ये बिजनेस इंडिया में चला और कई सारे जो रॉयल प्लेसेस वगैरह होते थे वहां पे यूज होता है। तो दोस्तों, जो कारपेट के यूजेज हैं वो काफी सारी जगह पे होते हैं। जैसे आप गार्डन में इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप कई सारे आपके किचन में इसको यूज कर सकते हैं। आप जो कारपेट की मैट होती है उनको बाथरूम में यूज किया जाता है, होटल्स वगैरह में इनको यूज किया जाता है। तो काफी सारी जगह कारपेट को यूज में लिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि इंडिया से सबसे ज्यादा कारपेट किन सिटीज से बनाया जाता है, कहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। अगर आप नया एक्सपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं और एज अ ट्रेडर शुरू करने जा रहे हैं तो आपको इन सिटीज में मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करने चाहिए जहां से आपको कारपेट बहुत ही सस्ती दर में और अच्छा और क्वालिटी का कारपेट मिल पाएगा। तो इंडिया में जो कुछ सिटीज में जहां पे सबसे ज्यादा अच्छा क्वालिटी का कारपेट बनता है उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है भदोई, UP उत्तर प्रदेश का भदोई, जिसके अंदर काफी सारे कारपेट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स भी हैं। उसके बाद आपका राजस्थान में जयपुर में भी काफी अच्छे कारपेट बनाए जाते हैं, वहां से भी आप मैन्युफैक्चर तलाश कर सकते हैं। और साथ में आप कश्मीरी, हिमाचल ऐसे अदर स्टेट में भी आप चेक कर सकते हैं जहां पे कारपेट बनाए जाते हैं। तो कारपेट हैंडमेड और मशीन मेड सभी टाइप के होते हैं, वुलन, सिल्क और अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। मेथड के बेस बिहाफ पे कारपेट अलग अलग तरीके का होता है। तो ये सारे टाइप्स, मेथड्स और किस कपड़े का कारपेट बनाया जाता है, उसमें क्या मटेरियल यूज किया जाता है, उसको समझने के लिए आप कारपेट प्रमोशन काउंसिल जो है उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कारपेट के क्या क्या टाइप्स और आप वहां से उनको समझकर प्रॉपर मार्केटिंग कर पाएंगे। दोस्तों, कारपेट का बिजनेस देखा जाए तो बहुत ही कम पैसे के अंदर, बहुत ही कम बजट के अंदर आप शुरू कर सकते हैं और कारपेट की कई गुना कीमत आपको मिलती है। जैसे हमने कुछ एक्सपोर्टर से बात भी करना चाहा और कुछ मैन्युफैक्चरर से भी हमने इस बारे में बात करी
जो 60-70 हजार रुपए का जो कारपेट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में अप्रॉक्स 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक भी बिक जाता है। डिपेंड करता है उसकी क्या क्वालिटी है, किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है, किस मेथड से उसे बनाया हुआ है। तो ये कारपेट में काफी अच्छा बिजनेस है और काफी कुछ आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कारपेट की नॉलेज लेनी है और आप कारपेट का बिजनेस बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। कारपेट में क्योंकि आपको जैसे 1 पीस, 2 पीस, 15 पीस, 20 पीस, इतने कारपेट भी आप भेज सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा कंटेनर भेजें। तो आप जो अगर आप इनिशियली सेटअप कर रहे हैं बिजनेस में और आप अगर नए हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में और आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कम बजट में स्टार्ट हो जाए और हम उसका एक्सपोर्ट कर पाए, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप कारपेट के बारे में जानकारी लें और कारपेट को आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी डिजाइन वगैरह के फोटोज वगैरह आप बायर को शेयर करें प्रॉपरली और वहां से आप बायर आपको आराम से मिल जाएगा। और बायर को भी ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि इनवॉइसिंग भी आपकी कम रहेगी, तो बायर भी आपको एडवांस पेमेंट करने में झिझकेगा नहीं और आराम से आपका पेमेंट कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करता हूं कि आप इस प्रोडक्ट के साथ जाएं। अब बात कर लेते हैं कारपेट के एक्सपोर्ट के प्रोसीजर के बारे में कि कारपेट का अगर इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाए तो किस तरीके से किया जाए। तो कारपेट के एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप बिल्कुल नई फर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक ट्रेड नेम डिसाइड कर लें अपनी फर्म के लिए। ट्रेड नेम से मतलब है आपकी कंपनी का नाम। आप एक कंपनी का नाम डिसाइड कर लें, फिर आप उसको सिंपली एक जीएसटी नंबर उस पर ले लें। जीएसटी नंबर मतलब एज अ प्रोप्राइटरशिप आप रजिस्टर्ड करा लें। जरूरी नहीं है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना या पार्टनरशिप कंपनी बनाना, मतलब आपको ज्यादा खर्चा करने की उसमें जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसमें प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं जीएसटी नंबर लेके। जब आपका जीएसटी नंबर आ जाता है 8 से 10 दिन के अंदर, सिंपली आपको बैंक में करंट अकाउंट ओपन करा लेना है आपकी फर्म के नाम का। और जब आपकी फर्म के नाम का करंट अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको अगला जो स्टेप है वो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको बनवाना है। अगर आपको जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फर्म के रजिस्ट्रेशन या किसी प्रकार के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाने हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर आपका सारा काम करके देते हैं। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्लीटली जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रोसीजर होता है एक्सपोर्ट का। तो आपको मैंने बताया कि आप पहले ट्रेड नेम डिसाइड कर लें, उसके बाद आपको जीएसटी ले लेना है। जीएसटी के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवा लेना है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जब आपका बन जाए तो उसके बाद आपको सिर्फ कारपेट प्रमोशन काउंसिल से उनका एक आरसीएमसी ले लेना है। इसके बाद आपका कंप्लीटली सेटअप रेडी है कि भाई अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादा किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब डॉक्यूमेंट की आवश्यकता जब पड़ती है जब आप बायर से एक बार पूछ लें। जब भी आप बायर से बात करेंगे 2 चीजें आपको पूछनी है। उनको प्राइस कैसी चाहिए, उनको एफओबी चाहिए या सीआईएफ चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप उनसे पूछ लें कि उनको क्या क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायर है। तो जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसके लिए जो सर्टिफिकेट रिक्वायर है वो तो मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर बायर आपको कुछ बताए कि भाई मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप उस सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी लेके और उसको बनवा सकते हैं और बायर को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह, ये कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो पर शिपमेंट के बिहाफ पे बनते हैं और आपका जो सीएचए जो होता है वही आपको शिपमेंट के टाइम पे ये प्रोवाइड करा देता है। तो ऐसा नहीं कि पहले से कुछ बना के रखना है, सिर्फ पहले से आपको जीएसटी ले लेना है, करंट अकाउंट खुला लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेना है और एक आरसीएमसी ले लेना है, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका सिंपली प्रोसीजर। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बायर फाइंडिंग करना है। बायर फाइंडिंग कैसे करेंगे? बायर फाइंडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा एक वीडियो है, हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर। आप उसको चेक कर सकते हैं, वहां से आप एक कंप्लीटली प्रोसेस को समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बायर को फाइंड करेंगे। दोस्तों, बायर फाइंडिंग के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। सिंपली आपको थोड़ा सा बायर को मेल करना होता है, गूगल पे उनको सर्च करना होता है, फेसबुक से उनको, सोशल मीडिया से सर्च करें, एक्सपोर्ट शिपमेंट रिपोर्ट से उनको सर्च करें। अब आजकल मार्केट में काफी सारी रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट की मिलने लगी है जिसमें बायर्स वगैरह का डिटेल्स होता है, बायर की किस कंट्री में मटेरियल जा रहा है, ये सब चीजें होती है। तो आप वो एक्सपोर्ट शिपमेंट का रिपोर्ट आप लेके और आपको बायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं प्रॉपरली। और आप उसमें उस एक्सपोर्ट शिपमेंट रिपोर्ट से आपको यह भी पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट किस मार्केट में जा रहा है। तो आप ये मेथड यूज करें, आप आसानी से बायर फाइंड कर पाएंगे। और जब आप बायर से जब भी बात करें तो उससे पूछें उसको एफओबी रेट चाहिए या सीआईएफ रेट चाहिए। एफओबी रेट चाहिए तो आपको फ्री ऑन बोर्ड रेट देना है, मतलब आपको इंडिया के पोर्ट तक कस्टम क्लियरेंस प्लस फ्रेट के लोकल चार्जेस तक जोड़ने हैं। फ्रेट के लोकल चार्जेस में क्या क्या आएगा, बीएल के चार्जेस आएंगे जिसे बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं,
टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेज आएगा जिसे TSC बोलते हैं, और सील चार्जेस, MUC चार्जेस, कुछ पोर्ट सिक्योरिटी चार्जेस, अगर यूरोप में जा रहा है तो यूरोपियन सिस्टम के यूरोपियन एंट्री के चार्जेस, ये सब चीजें होती है। तो ये तो भाई शिप जो है उसमें मैं बता रहा हूँ। बाकी कुरियर भी अगर एक दो शिप में एक दो आपका है, मतलब एक या दो आप कारपेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बाय कुरियर भी इनको कर सकते हैं। कुरियर कंपनी सीधा आप DHL वगैरह या फेडेक्स वगैरह या कोई भी प्रोफेशनल एरामेक्स, बहुत सारी कंपनीज है जिनसे आप कांटेक्ट करके वहां तक के रेट ले सकते हैं। बाहर से उनका पिन कोड ले लीजिए, जिप कोड ले लीजिए और उनका एड्रेस ले लीजिए। उस एड्रेस के बिहाफ पे आपको जो कुरियर कंपनी चार्जेस दे देगी और फिर वो चार्जेस आपको बाहर को दे देंगे। तो ये तो कुरियर का सिस्टम है। हम बात कर लेते हैं वापस से शिपिंग के सिस्टम में। शिपिंग के सिस्टम में जब भी FOB की रेट देते हैं तो FOB में कस्टम के चार्जेस प्लस फ्रेट फॉरवर्डिंग के लोकल चार्जेस भी आपको जोड़ने होते हैं, सिर्फ फ्रेट नहीं जोड़ना होता है। और CIF में क्या होता है कि बायर के पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा पूरा हमें जोड़ना होता है, मतलब फ्रेट भी अब हमें जोड़ लेना है। तो इस तरीके से आप FOB और CIF रेट दे सकते हैं। जब आपका मटेरियल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, सब कुछ आपका डिसाइड हो गया, सारी चीजें हो गई है, बायर ने आपको कंफर्मेशन दे दिया है, तो दोस्तों जब आप बायर को परफॉर्मा देंगे तो बायर से सिंपली उस पर साइन और स्टैम्प करा लें, वो एज अ कंफर्मेशन रहेगा। इसी के साथ आपको परफॉर्मा में पेमेंट टर्म डिसाइड कर लेनी है। कोशिश करिए 50% आप एडवांस ले लें और 50% अगेंस्ट द डिलीवरी लें। वैसे ये कारपेट का बिजनेस है, आपको इसमें 100% एडवांस भी मिल जाएगा। अगर आप कुछ कम शिपमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें 100% एडवांस पेमेंट ही आप इसमें रखें। या फिर आप केस अगेंस्ट, अगर आपका बड़ा शिपमेंट जा रहा है, पूरा कंटेनर का शिपमेंट जा रहा है, तो केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उधर से बायर पेमेंट करेगा, तब उसका बैंक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देगा और वो वहां मटेरियल छुड़ा लेगा। तो यहाँ से जो डॉक्यूमेंट आपको भेजने होते हैं, जब आपका शिपमेंट यहाँ से निकल जाता है शिपिंग पोर्ट से, तब आपके पास एक BL आती है, बिल ऑफ लेडिंग आता है। बिल ऑफ लेडिंग प्लस आपकी 2 इनवॉइस की कॉपी आप बना लीजिए। बिल ऑफ लेडिंग के 3 कॉपी आपको भेजनी है, फर्स्ट ओरिजिनल, सेकंड ओरिजिनल, थर्ड ओरिजिनल, और कुछ सर्टिफिकेट जो बायर की तरफ से डिमांड में आए हैं और सर्टिफिकेट ओरिजिन वगैरह, ये सब आपको एक सेट बना के और बायर को कुरियर करना होता है। अगर आपका पेमेंट आ गया है तो, अगर नहीं आया है आपका पेमेंट तो आप पहले पेमेंट डलवाइए और उसके बाद ही आपको ये डॉक्यूमेंट कुरियर करने होते हैं। BL के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कभी भी BL को सरेंडर नहीं करना चाहिए, नहीं BL को सीवे एक्सप्रेस BL भी आपको नहीं बनवानी चाहिए। कई बार बायर बोलते हैं कि सीवे एक्सप्रेस BL बना दो, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो सीवे एक्सप्रेस BL का मतलब हो जाता है कि वो सिर्फ स्कैन कॉपी दिखा के ही आपके मटेरियल को छुड़ा लेंगे और आपका पेमेंट हो सकता है नहीं भी करें। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ओरिजिनल BL बनवानी है, स्कैन कॉपी उसको देनी है, उस ओरिजिनल BL की स्कैन कॉपी के बिहाफ पे आप पेमेंट ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप 100% पेमेंट पहले ही ले लें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।